प्रिय छात्रों, आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक में संकलित पाठ ईमानदारी की प्रतिमूर्ति का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक श्री सुनील शास्त्री जी हैं, जो हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री, गुदड़ी के लाल, स्वाभिमान के प्रतिरूप, कर्तव्यनिष्ठा के प्रतीक, सादगी के साकार रूप श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के पुत्र हैं। प्रस्तुत पाठ एक संस्मरण है। छात्रों, संस्मरण अतीत की घटनाओं पर आधारित होता है, जिसमें किसी व्यक्ति या घटना से जुड़ी यादों का वर्णन होता है। प्रस्तुत पाठ के द्वारा लेखक श्री सुनील शास्त्री जी ने अपने पिता श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, सच्चाई, सादगी, मितव्ययिता, श्रम की प्रतिष्ठा आदि गुणों पर प्रकाश डाला है। शास्त्री जी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के अनुयायी थे और जीवन भर उन्होंने उनके पदचिन्हों पर चलने का प्रयास किया। देश के प्रधानमंत्री होते हुए भी उनका रहन सहन इतना सादा था कि सादा जीवन उच्च विचार की कहावत उनके जीवन में अक्षरशः साकार हो उठती थी। छात्रों, यह पाठ आरंभ करने से पूर्व हम इसमें आए विशेष शब्दों और मुहावरों के अर्थ जान लेते हैं। पाठ में आए विशेष शब्द हैं प्रतिमूर्ति। प्रतिमूर्ति का अर्थ है प्रतिरूप या प्रतीक या साकार रूप। ईमानदारी अर्थात सच्चाई, नियम और संयम के साथ किया गया आचरण। अगला शब्द है अभाव, जिसका अर्थ है कमी। आकर्षण, जिसका अर्थ है खिंचाव। इजाज़त, जिसका अर्थ है आज्ञा या स्वीकृति। ओहदा, जिसका अर्थ है पद। किफ़ायत, जिसका अर्थ है मितव्ययिता अर्थात सोच समझकर संभाल करके खर्च करना। अगला शब्द है जाहिर होना, जिसका अर्थ है व्यक्त होना। झंझावात, जिसका अर्थ है आंधी तूफान। दस्तक, जिसका अर्थ है दरवाजे पर आवाज़ करने की क्रिया। दुरुपयोग, जिसका अर्थ है गलत इस्तेमाल। बेतरतीब, जिसका अर्थ है अस्त व्यस्त या बिखरा हुआ। अगला शब्द है बेध्यानी, जिसका अर्थ है असावधानी। अगला शब्द है मुसीबत, जिसका अर्थ है संकट। संतरी, जिसका अर्थ है पहरेदार या द्वारपाल। सक्रिय, क्रियात्मक रूप से होने वाला। और हिदायत, जिसका अर्थ है सूचना या निर्देश। मुहावरे हैं देखते रह जाना अर्थात आश्चर्यचकित होना, विस्मित होना। दूसरा मुहावरा है फूट फूट कर रोना, जिसका अर्थ है जोर जोर से रोना। और तीसरा मुहावरा है बात में पानी पड़ना अर्थात मामला ठंडा पड़ जाना। छात्रों, अब हम इस पाठ को पढ़कर इसके अर्थ, भाव, उद्देश्य और सीख को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए पाठ आरंभ करते हैं। हमने अर्थात लेखक श्री सुनील शास्त्री जी ने अपने जीवन में बाबूजी के रहते, बाबूजी अर्थात उनके पिता श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के रहते अभाव नहीं देखा। अभाव अर्थात किसी प्रकार की कमी या जीवन में किसी प्रकार की
मुसीबत या परेशानी। छात्रों, यह हम सब के लिए सामान्य बात है कि हम सब के माता पिता जब तक रहते हैं तब तक हमें किसी भी प्रकार के अभाव का अनुभव नहीं होता, क्योंकि हमारे माता पिता हमारी सभी प्रकार की आवश्यकताओं को अपनी क्षमता के अनुसार पूरी करने का प्रयास करते हैं। उनके न रहने के बाद, अर्थात बाबूजी के न रहने के बाद, जो कुछ मुझ पर बीता अर्थात जो परेशानियां, मुश्किलें झेलनी पड़ी, उठानी पड़ी, वह एक दूसरी तरह का अभाव था कि मुझे बैंक की नौकरी करनी पड़ी। छात्रों, यहाँ पर यह बात ध्यान देने की है, महत्वपूर्ण बात है कि जिसका पिता देश का प्रधानमंत्री हो, उसका लड़का, उसका बेटा जीवन यापन के लिए बैंक में नौकरी करे। आज की हालत आप अच्छी तरह से देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि कोई व्यक्ति एक बार के लिए सांसद बन जाए, विधायक बन जाए, मंत्री बन जाए या कारपोरेटर बन जाए तो उसके पास इतनी संपत्ति अर्जित हो जाती है कि उसकी दो चार पीढ़ी को काम करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन उससे पूर्व बाबूजी के रहते मैं जब जन्मा था तब वे उत्तर प्रदेश में पुलिस मंत्री थे। उस समय गृह मंत्री को पुलिस मंत्री कहा जाता था। इसलिए मैं हमेशा कल्पना किया करता था, अर्थात मन में सोचा करता था कि हमारे पास ये छोटी गाड़ी नहीं, बड़ी आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। बाबूजी प्रधानमंत्री हुए तो वहाँ जो गाड़ी थी वह थी इम्पाला शेवरलेट। उसे देख देख बड़ा जी करता कि मौका मिले और उसे चलाऊं। प्रधानमंत्री का लड़का था, कोई मामूली बात नहीं थी। सोचते विचारते, कल्पना की उड़ान भरते एक दिन मौका मिल गया। क्या मौका मिल गया? वही इम्पाला शेवरलेट चलाने का। धीरे धीरे हिम्मत भी खुल गई थी ऑर्डर देने की। हमने बाबूजी के निजी सचिव अर्थात जो लाल बहादुर शास्त्री जी के व्यक्तिगत कार्यों को देखते थे से कहा, सहाय साहब जरा ड्राइवर से कहिए इम्पाला लेकर रेजिडेंस तक आ जाए। 2 मिनट में गाड़ी आकर दरवाजे पर लग गई। अनिल भैया ने कहा, मैं तो इसे चलाऊंगा नहीं, तुम ही चलाओ। मैं आगे बढ़ा, ड्राइवर से चाबी मांगी, बोला तुम बैठो, आराम करो, हम लोग वापस आते हैं अभी। गाड़ी ले हम चल पड़े। क्या शान की सवारी थी, याद कर बदन में झुरझुरी आने लगी है। जिसके यहाँ खाना था वहाँ पहुँचा। बातचीत में समय का ध्यान नहीं रहा, देर हो गई। याद आया बाबूजी आ गए होंगे। वापस घर आ फाटक से पहले ही गाड़ी रोक दी। क्यों? कारण आगे दिया गया है। उतरकर गेट तक आया, संतरी को हिदायत दी। हिदायत अर्थात सावधानी, सूचना, निर्देश। क्या हिदायत दी? कि वह सैल्यूट वैल्यूट नहीं, बस धीरे से गेट खोल दे। वह आवाज़ करे, वह मतलब गेट यदि आवाज़ करे तो उसे बंद भी मत करो, खुला छोड़ दो। क्यों? बाबूजी का डर था, वह खटपट सैल्यूट मारेगा तो आवाज़ होगी और फिर गेट की आवाज़ से बाबूजी को हम लोगों के लौटने का अंदाज़ा हो जाएगा। वे बेकार में पूछताछ करेंगे। अभी बात ताज़ा है, सुबह तक
बात में पानी पड़ चुका होगा, अर्थात ये जो उन्हें किसी भी कारण से गुस्सा भी होगा, नाराजगी भी होगी, तो सुबह तक सब खत्म हो जाएगी। संतरी से जैसा कहा गया उसने किया। दबे पांव अर्थात धीरे धीरे पीछे किचन के दरवाजे से अंदर घुसा। आते ही अम्मा मिली। पूछा, बाबूजी आ गए? कुछ पूछा तो नहीं? बोली, हाँ आ गए। पूछा था, मैंने बता दिया। क्या बता दिया? जो कुछ भी हुआ, ये लोग गए हैं, कहाँ गए हैं, कैसे गए हैं, सारी बात सच सच उन्होंने बाबूजी को बता दी थी। आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ी। यह जानने सुनने की कि बाबूजी ने फिर क्या कहा, फिर हिदायत दी, माताजी को हिदायत दी, निर्देश दिया, बताया, समझाया कि क्या क्या हिदायत दी? सुबह किसी को कमरे में मत भेजिएगा। क्यों? रात हो गई है, सुबह देर तक सोना होगा। यह एक बहाना था। सुबह देर तक सोना एक बहाना था। क्यों? कि देर तक कोई नहीं आएगा, सोए रहेंगे और बाबूजी फिर से दफ्तर चले जाएंगे, तो धीरे धीरे जितना समय निकलेगा उतनी बातें पुरानी हो जाएंगी। लेकिन उन्होंने जैसा सोचा था, लेखक महोदय ने जैसा सोचा था, वैसा हुआ नहीं। सुबह 5:30 पौने 6 बजे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। नींद टूटी। मैंने बड़ी तेज आवाज़ में कहा, देर रात को आया हूँ, सोना चाहता हूँ, सोने दो। यह सोचकर कि कोई नौकर चाय लेकर आया होगा जगाने। लेकिन दरवाजे पर दस्तक फिर पड़ी, झुंझलाकर, मतलब चिढ़ता हुआ, गुस्सा होता हुआ, नाराज होता हुआ, जोर से बिगड़ने के मूड में, अंदाज में दरवाजे की तरफ बढ़ा, बड़बड़ाता हुआ। दरवाज़ा खोला तो होश उड़ गए। क्यों? पाया अर्थात देखा, बाबूजी खड़े हैं। हमें कुछ नहीं सूझा, मतलब क्या सफाई दें, सीधा माफ़ी मांग लिया। क्या बोले? बेध्यानी में अर्थात असावधानी से, ध्यान न देने की वजह से, गलती से बात कह गया हूँ। और जब माफ़ी मांग लिए तो पिताजी ने भी माफ़ कर दिया उस बात को, और ज़्यादा बढ़ाया नहीं। वे बोले, कोई बात नहीं, आओ आओ, हम लोग साथ साथ चाय पीते हैं। तो इस तरह से जो वहाँ पर बातें हुई, इससे इन्हें, लेखक महोदय को यह अनुमान हुआ कि बातें सब ठीक हो गई हैं, मामला शांत हो गया है, कोई कहीं समस्या नहीं है। हमने कहा ठीक है, बस जल्दी जल्दी हाथ मुंह धो चाय के लिए टेबल पर जा पहुंचा। लगा उन्हें सारी राम कहानी मालूम है, पर उन्होंने कोई तर्क नहीं किया, अर्थात कोई पूछताछ नहीं की, न कुछ जाहिर होने दिया। जाहिर अर्थात मन में उनके क्या चल रहा है, क्या भाव है, कुछ प्रकट नहीं हो रहा था, स्पष्ट नहीं हो रहा था, पता नहीं चल रहा था कि उन्होंने हमें माफ़ कर दिया है या वे असंतुष्ट हैं, नाराज हैं। इन भावों का पता नहीं चल पा रहा था। कुछ देर बाद चाय पीते पीते बोले, अम्मा ने कहा तुम लोग आ गए हो, पर तुम कहते हो रात बड़ी देर से आए, कहाँ चले गए थे? जवाब दिया, हाँ बाबूजी, एक जगह खाने पर चले गए थे। उन्होंने आगे प्रश्न किया, लेकिन खाने पर गए तो कैसे? जब मैं आया तो फिएट गाड़ी, जो इनके व्यक्तिगत या पारिवारिक उपयोग के लिए थी, गेट पर खड़ी थी। गए कैसे? कहना पड़ा, हम इम्पाला शेवरलेट लेकर गए थे। बोले, ओहो, तो आप लोगों को बड़ी गाड़ी चलाने का शौक है।
बाबूजी खुद इम्पाला का प्रयोग न के बराबर करते थे, न के बराबर अर्थात बहुत ही कम, और वह किसी स्टेट गेस्ट अर्थात किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के आने पर ही उसके स्वागत में निकलती थी। उनकी बात सुन मैंने अनिल भैया की तरफ देख आंख से इशारा किया। मैं समझ गया था कि यह इशारा इजाज़त का है। अब हम उसका आए दिन प्रयोग कर सकेंगे। चाय खत्म कर उन्होंने कहा, सुनील जरा ड्राइवर को बुला दीजिए। मैं ड्राइवर को बुला लाया। उन्होंने उससे पूछा, तुम लॉगबुक रखते हो ना? लॉगबुक अर्थात जिसमें गाड़ी का पूरा हिसाब किताब लिखा जाता है कि गाड़ी कितना दिन चली, कितने किलोमीटर चली, ईंधन आदि के खर्चे कितने रहे, इन सब बातों का जिसमें लेखा जोखा होता है। उसने हाँ में उत्तर दिया। उन्होंने आगे कहा, एंट्री करते हो? कल कितनी गाड़ी इन लोगों ने चलाई? वह बोला, 14 किलोमीटर। उन्होंने हिदायत दी, उसमें लिख दो 14 किलोमीटर निजी उपयोग। तब भी उनकी बात हमारी समझ में नहीं आई। फिर उन्होंने अम्मा को बुलाने के लिए कहा। अम्मा जी के आने पर बोले, सहाय साहब से कहना 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करवा दें। इतना जो उनका कहना था कि हम और अनिल भैया वहाँ रुक नहीं सके। जो रुलाई छूटी, ऐसा अर्थात ऐसी रुलाई आई कि वह कमरे में भागकर पहुंचने के बाद भी काफ़ी देर तक बंद नहीं हुई। दोनों ही देर तक फूट फूट कर रोते रहे। आपसे यह बात शान के तहत नहीं कह रहा, पर इसलिए कि ये बातें अब हमारे लिए आदर्श बन गई हैं। ये हम में संस्कार रूप में आ गई हैं। ये हमारे आचार में हैं, व्यवहार में हैं कि किस तरह से अपने काम के प्रति ईमानदार रहना चाहिए, अपने पद का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। सक्रिय राजनीति में आने पर सरकारी पद पाने के बाद क्या उसका दुरुपयोग करने की हिम्मत मुझ में हो सकती है? कतई नहीं, क्योंकि इन्होंने अपने पिता से ईमानदारी, सच्चाई के संस्कार पाए हैं। आप ही सोचें, मेरे बच्चे कहते हैं कि पापा आप हमें साइकिल से भेजते हैं, पानी बरसने पर रिक्शे से स्कूल भेजते हैं, पर कितने ही दूसरे लोगों के लड़के सरकारी गाड़ी से आते हैं। वे छोटे हैं, उन्हें कलेजा चीर कर नहीं दिखा सकता। किस बात के लिए? कि हम में क्या संस्कार, हम क्या संस्कार पाए हैं, और मैं उन संस्कारों के विरुद्ध जा नहीं सकता। दुनिया क्या करती है, हमें उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। हमें खुद से सुधार की शुरुआत करनी चाहिए। समझाने की कोशिश करता हूँ, जानता हूँ मेरा यह समझाना कितना कठिन है, क्योंकि बच्चे प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हैं कि दूसरों के बच्चे सरकारी गाड़ी से आ रहे हैं, तो इनकी बातों पर वो ज़्यादा विश्वास नहीं करेंगे या इनकी बातें उतनी प्रभावी नहीं होंगी उन पर। फिर भी समय होने पर कभी कभी अपनी गाड़ी से छोड़ देता हूँ। अपना सरकारी ओहदा अर्थात पद छोड़ कर आया हूँ, और आपके साथ यह सब फिर जिक्र कर तनिक ताज़ा और नया महसूस करना चाहता हूँ कि जो संस्कार, जो बातें हमारे मन में कमज़ोर पड़ती जा रही हैं, फिर से उन्हें बल मिले। कोशिश करता हूँ नींव को पुनः संजोना, संवारना, कि मेरे मन का महल अर्थात हमारा आत्मबल,
हमारे उच्च संस्कार, विचार, आचार आज की इस तूफानी झंझावात में, अर्थात जहाँ अधिकांश लोग भ्रष्ट हैं और भ्रष्टाचार का ही माहौल है, वहाँ पर वह ईमानदारी का महल, कर्तव्य निष्ठा का महल, सच्चाई का महल खड़ा रह सके। याद आते हैं बचपन के वे हसीन दिन, हसीन अर्थात बढ़िया, सुंदर वे पल जो मैंने बाबूजी के साथ बिताए। वे अपना व्यक्तिगत काम मुझे सौंप देते थे और मैं कैसा गर्व अनुभव करता था। गर्व अर्थात अपने आप पर बड़ा इन्हें अभिमान होता था कि मेरे पिताजी मुझे इस योग्य समझते हैं कि वे मुझे अपना व्यक्तिगत कार्य मुझे देते हैं करने के लिए। एक होड़ थी, होड़ प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन दोनों भाइयों में लगी रहती थी। किसे कितना काम दिया जाता है और कौन उसे कितनी सफाई से करता है। एक दिन बोले, कौन बोले? पिताजी। सुनील, मेरी अलमारी काफ़ी बेतरतीब हो गई है, अर्थात अस्त व्यस्त, सब सामान इधर उधर बिखरे पड़े हैं, तुम उसे ठीक कर दो और कमरा भी ठीक कर देना। मैंने स्कूल से लौटकर वह सब कर डाला। दूसरे दिन मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था कि बाबूजी ने मुझे बुलाया और पूछा, तुमने सब कुछ बहुत ठीक कर दिया, मैं बहुत खुश हूँ, पर वे मेरे कुर्ते कहाँ हैं? कौन से कुर्ते? जो फट चुके थे। मैं बोला, वे कुर्ते भला कोई यहाँ से फट रहा था, कोई वहाँ से फट रहा था, ये सब मैंने अम्मा को दे दिए हैं। अर्थात आपकी गरिमा के अनुरूप ये कुर्ते अब पहनने लायक नहीं रह गए हैं। लेकिन यहाँ पर उनकी मितव्ययिता और सादगी को देखिए, क्या कह रहे हैं। उन्होंने पूछा, यह कौन सा महीना चल रहा है? मैंने जवाब दिया, अक्टूबर का महीना, अक्टूबर का अंतिम सप्ताह। उन्होंने आगे जोड़ा, अब नवंबर आएगा, जाड़े के दिन होंगे, तब ये सब काम आएंगे। कैसे? कि उन कुर्तों के ऊपर कोट पहन ली जाएगी, कोट पहनने पर यह दिखेगा नहीं कि कुर्ते कहाँ से फटे हैं। मैं देखता रह गया, अर्थात बहुत आश्चर्य हुआ, क्या कह रहे हैं बाबूजी। अर्थात देखिए क्यों महत्वपूर्ण बात इसलिए है कि देश का प्रधानमंत्री, जिसके पास शान शौकत के सब साधन हैं, सब कुछ सरकारी खर्चे से हो सकता है, वे चाहें तो रोज एक कुर्ता बनवा सकते हैं, लेकिन नहीं, वे ऐसा कदापि कतई नहीं कर सकते। क्यों? वे महसूस करते थे कि वे उस देश के प्रधानमंत्री हैं जहां पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको तन ढकने के लिए वस्त्र प्राप्त नहीं हो पाते। ये सब वे कहते जा रहे थे, ये सब खादी के कपड़े हैं, बड़ी मेहनत से बनाए हैं बीनने वालों ने, इनका एक एक सूत काम में आना चाहिए। यही नहीं, मुझे याद है मैंने बाबूजी के कपड़ों की तरफ ध्यान देना शुरू किया था, क्या पहनते हैं, किस किफ़ायत से रहते हैं, कितना बचा करके रहते हैं, कम से कम खर्च करना चाहते हैं। मैंने देखा था एक बार उन्होंने अम्मा को फटा हुआ कुर्ता देते हुए कहा था कि कुर्ता फट गया है तो इसमें जो साबुत कपड़ा है उसे काट कर निकाल करके उसका रुमाल बना दिया जाए। बाबूजी का एक तरीका था जो अपने आप आकर्षित करता था। वे अगर सीधे कहते, सुनील तुम्हें खादी से प्यार करना चाहिए, तो शायद यह बात कभी मेरे मन में घर न करती। घर करना अर्थात गहराई से बैठना। पर बात कहने के साथ साथ उनके व्यक्तित्व का आकर्षण था। आकर्षण क्या था? कि वे जो कहते थे पहले खुद करके दिखाते थे, आदर्श बनते थे, उदाहरण बनते थे। मात्र पर उपदेश कुशल बहुतेरे वालों में से वे नहीं थे, जो अपने
में सामने वाले को बांध लेता था। वह स्वतः उन पर अपना सब कुछ निछावर करने पर उतारू हो जाता था। अम्मा बताती हैं, हमारी शादी में चढ़ावे के नाम पर सिर्फ 5 ग्राम सोने के गहने आए थे, लेकिन जब हम विदा होकर रामनगर आए तो वहां उन्हें मुंह दिखाई में गहने मिले। सभी नाते रिश्ते वालों ने कुछ न कुछ दिया था। जिन दिनों हम लोग बहादुरगंज के मकान में आए, उन्हीं दिनों तुम्हारे बाबूजी के चाचा जी को कोई घाटा लगा था। किसी तरह से बाकी रुपया देने की जिम्मेदारी हम पर आ पड़ी। बात क्या थी, उसकी ठीक से जानकारी लेने की ज़रूरत हमने नहीं सोची। हमें जो करना है हमने उस पर ध्यान दिया, इसके बारे में कभी पूछताछ भी नहीं की। एक दिन तुम्हारे बाबूजी ने दुनिया की मुसीबतों और मनुष्य की मजबूरियों को समझाते हुए जब हमसे गहनों की मांग की तो क्षण भर के लिए हमें कुछ वैसा लगा और गहना देने में तनिक हिचकिचाहट महसूस हुई, परंतु यह सोचा कि उनकी प्रसन्नता में ही हमारी खुशी है। हमने गहने दे दिए, जो कि औरतों के लिए बहुत ही कठिन काम होता है। केवल टीका, नथुनी, बिछिया रख लिए थे। वे हमारे सुहाग वाले गहने थे। उस दिन तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर दूसरे दिन वे अपनी पीड़ा न रोक सके। कहने लगे, तुम जब मिर्ज़ापुर जाओगी और लोग गहनों के संबंध में पूछेंगे तो क्या कहोगी? हम मुस्कराईं और कहा, उसके लिए आप चिंता न करें, हमने बहाना सोच लिया है। हम कह देंगे कि गांधी जी के कहने के अनुसार हमने गहने पहनने छोड़ दिए हैं। इस पर कोई भी शंका नहीं करेगा। तुम्हारे बाबूजी तनिक देर चुप रहे, फिर बोले, तुम्हें यहाँ बहुत तकलीफ़ है, इसे मैं अच्छी तरह समझता हूँ। तुम्हारा विवाह बहुत अच्छे सुखी परिवार में हो सकता था, लेकिन अब जैसा है वैसा है। तुम्हें आराम देना तो दूर रहा, तुम्हारे बदन के भी सारे गहने उतरवा लिए। हम बोली, पर जो असल गहना है वह तो है ही, हमें बस वही चाहिए। यह उनके अपने पति के लिए उनका संबोधन था। आप उन गहनों की चिंता न करें, समय आ जाने पर फिर बन जाएंगे। सदा ऐसे ही दिन थोड़ी रहेंगे, सुख दुख तो सदा ही लगा रहता है। तो छात्रों, इस तरह से यह पाठ ईमानदारी की प्रतिमूर्ति यहाँ पर समाप्त हुआ। इस पाठ के माध्यम से लेखक श्री सुनील शास्त्री जी ने अपने पिता, हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के व्यक्तिगत गुणों, विशेषकर उनकी सच्चाई, ईमानदारी, सादगी और मितव्ययिता से हमें परिचित कराया। और हमारा यह धर्म बनता है कि हम भी, चाहे हमारे पास कितनी ही संपन्नता क्यों न हो, पर ऐसे गुणों को अपने व्यवहार में लाएं, आचरण में लाएं, इन्हें आदर्श बनाएं और सादा जीवन, उच्च विचार के आदर्श का पालन करें। क्योंकि जिसके जीवन में सादगी होती है, जिसकी ज़रूरतें कम होती हैं, आवश्यकताएं कम होती हैं, वही देश और समाज के लिए कुछ कर सकता है। तो छात्रों, इस तरह से यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम यहीं पर विराम लेते हैं। धन्यवाद।